एमपीपीएससी मेंस लेक्चर एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर जीएस पेपर 2 पार्ट ए भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से संबंधित है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रभाव एवं विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मेंस के आंसर्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी भारतीय संविधान से संबंधित मेंस के और भी लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रीवियस ईयर लेक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रभाव एवं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट है, भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान है। और दूसरा फैक्ट है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के समय 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत एवं लिखित संविधान माना जाता है। और भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो संविधान सभा के द्वारा 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। और उसके बाद में भारतीय संविधान में मतलब यहाँ पे 60 से अधिक देशों के अध्ययन के बाद में भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान सभा ने जब विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया तो उसके स्वरूप क्या क्या चीज़ों को शामिल किया। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा में विभिन्न देशों के संविधान के प्रमुख उपयोगी तत्वों से प्रेरित होकर इन तत्वों को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधन के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारत की परिस्थिति के अनुरूप जो तथ्य, जो प्रावधान, जिस भी प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया जा सकता था उसे भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया और उसके बाद में भारतीय संविधान में से शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रकार भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय संविधान में प्रमुख देशों से प्रेरित होकर ग्रहण किए गए तत्व इस प्रकार है। तो चूंकि 60 देश थे, 60 देशों में कुछ देशों के तथ्यों को, प्रावधानों को यहाँ पे शामिल किया गया। तो यदि प्रावधानों के आधार पर बात की जाए तो स्पष्ट प्रभाव दिखता है बहुत सारे देशों के संविधान का। और ये जो ग्रहण किए गए तत्व है वो इस प्रकार है। तो उनकी यहाँ पे आप चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के तत्व भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए और कौन सा तत्व किस स्थान से, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित तत्वों की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक 200 प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इस अधिनियम को भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। चलिए देखते हैं 200 तत्वों में से जो प्रमुख तत्व है वो कौन कौन से तत्व है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए तत्वों में शामिल तत्व, और ये शामिल तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा अर्थात एकल न्यायपालिका। इसके बाद में नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों का वितरण। ये सभी के सभी तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अर्थात ये जितने भी तत्व है, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों का वितरण, विषय सूची जो है, ये कहाँ पे शामिल थे, भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे और उन्हें यहीं से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करना है, शक्तियों का वितरण, विषय सूची। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की सूची अर्थात 3 विषयों को 3 प्रकार से बांटा गया, अर्थात किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्ति को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। सबसे पहले केंद्र सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों की सरकारों के पास है। और
एक है समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो इस प्रकार से जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का वितरण जो है विषय सूची, यह विषय सूची की जो संरचना थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में थी, और वहीं से इस तत्व को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित तत्व। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्वों प्रेरित तत्व है? एक है संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकल नागरिकता। संसदीय व्यवस्था क्या है, मंत्रिमंडल प्रणाली क्या है, एकल नागरिकता का अर्थ क्या है, ये सभी की सभी चीज़ें भारतीय संविधान के मेंस के जो लेक्चर्स है एमपीपीएससी के, इसमें लेक्चर 1 में इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया है, ताकि उस एग्जाम्पल के साथ डिटेल डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये बार बार आने वाले शब्द हैं, पूरे संविधान के अंतर्गत इनका उपयोग होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को डिटेल वहाँ से उस लेक्चर से इसको कवर करेंगे और डिटेल कवर करके वहाँ से इसके अर्थ समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राज्याध्यक्ष का नाम प्रतीकात्मक नाम मात्र का होना, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकारी रीटे और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ये भी तथ्य लेक्चर 1 में ही इनको समझाया गया। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे सार के रूप में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। सांसदों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो संसदीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का या प्रतीकात्मक होना, मतलब राज्याध्यक्ष के पास वास्तविक शक्तियों का न होना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि यदि विधि मतलब न्यायालय के द्वारा सिर्फ विधि की प्रक्रिया को की जांच की जाए, उसके अंतर्गत जो सार है, जो कंटेंट है, उसको यदि चेक न किया जाए, उसकी जांच न की जाए, तो वैसी प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी। इनको और भी अच्छे तरीके से डिटेल्स में यदि आप समझना चाहते हैं तो डिटेल्स में समझ सकते हैं। लेक्चर 1 में ये चीज़ें को समझाया गया। संविधान से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावलियों से संबंधित वो लेक्चर है। सभी बेसिक चीज़ों को वहीं पे समझाया गया है। लेक्चर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहाँ से उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित तत्व। तो कौन कौन से तत्व हैं भारतीय संविधान में? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में प्रेरित होकर इन्हें अपनाया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अर्थात जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सरल साधारण शब्दों में अर्थ यह है कि न्यायपालिका के द्वारा, इसके बेसिकली दो मतलब न्यायपालिका के द्वारा जो न्यायिक सिद्धांत बनाए जाएंगे, जो जजमेंट दिए जाएंगे, उनका रिव्यू किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान का है, जिसमें राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग जारी किया जा सकता है, संसद के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। तो यह जो प्रावधान है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ है कि यदि न्यायपालिका के द्वारा विधि की जो प्रक्रिया है, विधि सही तरीके से बनी है या नहीं बनी, प्रोसेस को चेक किया जाए, साथ में कंटेंट को भी चेक किया जाए, अर्थात विधि के अंतर्गत लिखी हुई विषय वस्तु ठीक है या नहीं, ये दोनों की दोनों चीज़ों को यदि जांच की जाती है, चेक किया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है यथोचित विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से प्रेरित तत्व। और कनाडा के संविधान से प्रेरित तत्वों में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिड्यूरी पावर का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, आर्टिकल 143।
ये सभी के सभी तत्व कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है ऐसी शक्तियाँ या ऐसे विषय जिनके ऊपर वर्तमान में कोई भी विधि बनाने का प्रावधान नहीं है, किंतु भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप विधि बनाई जा सकती है। तो ऐसी विधि को केंद्र के अधीन रखा जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन होगी। यह प्रावधान कनाडा के संविधान में था। इससे प्रेरित होकर यह प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का सिद्धांत सरल शब्दों में समझे तो किस प्रकार से है? यदि मान के चलिए संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, जिसमें विधि का प्रश्न हो, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, उसमें कन्फ्यूजन हो, तो उस परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय के से राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगा जा सकता है। और जब परामर्श उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति मांगेंगे, उस परिस्थिति में एक केस के रूप में केस चलेगा 5, और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगी। तो यह जो अधिकार है वो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के पास है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों से संबंधित चीज़ों के ऊपर सलाह मांग सकता है। तो यह जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से प्रेरित तत्वों की। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये तीनों तत्व आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का जो भाग है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व है। इसमें राज्य को जनता के लिए किस प्रकार की चीज़ें की जानी चाहिए, किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, उससे संबंधित निर्देशक तत्व है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बताया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में 12 सदस्य, भारतीय राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है और इससे जुड़ा हुआ जो प्रावधान है, वह भी आयरलैंड के संविधान से भारत में के संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित तत्वों की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित तत्वों में कौन कौन से तत्व शामिल है? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस विषय के ऊपर कानून बना सकती, विधि बना सकती है। उस सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया गया है। इसके बाद में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301 जो भारतीय संविधान का है, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 को का जो प्रावधान है, इसे भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया गया। जब संसद के अंतर्गत संसद की द्विसदनीय व्यवस्था है, 2 सदन है, एक सदन से बिल पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है और उसके बाद में वह बिल अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि मान लिया जाए कि एक सदन से बिल पास हो जाए और दूसरे सदन में वह बिल पास न हो सके, तो उस स्थिति में दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक करवाई जाएगी, जॉइंट सिटिंग होगी, और दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग में यदि बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वह बिल एक्ट बन जाता है। तो यह प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में है। और यह प्रावधान जो एलिमेंट है, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो एलिमेंट है, वो कहाँ से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोवियत संघ, USSR या रूस के संविधान से प्रेरित तत्वों के बारे में। तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये जो 2 तत्व है, ये सोवियत संघ के सोवियत संघ, USSR या फिर रूस के संविधान से प्रेरित तत्व है और इन्हें यहाँ से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से प्रेरित तत्व। और फ्रांस के संविधान से प्रेरित तत्वों में गणतंत्र का ढांचा, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फर्टर्निटी का आदर्श। तो भारतीय संविधान के में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और
गणतंत्र का जो ढांचा है उसे भी फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित तत्व। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368 में यह प्रक्रिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का ये जो दो तत्व है, ये दोनों तत्व भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित तत्व है, वहाँ से इन्हें ग्रहण किया गया है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। एक एक करके भारतीय संविधान की विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की विशेषताएं शामिल है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और इसके साथ साथ में 11 मार्कर क्वेश्चन, तीनों भी टाइप में यहाँ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है संविधान की विशेषताओं से संबंधित। तो इन सभी विशेषताओं को ध्यान से समझना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात भारतीय संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है कठोर, अनम्य एवं लचीला नम्य संविधान संशोधन का प्रावधान। भारत का संविधान कठोर संविधान भी है संविधान संशोधन के मामले में, और कुछ प्रावधान ऐसे जिसमें लचीला संविधान भी है, जिस अर्थात भारत के संविधान संशोधन यदि भारत के संविधान में करना हो तो कठोर तरीके भी है, कठोर रूप से भी संशोधन हो सकता है और लचीले तरीके से भी हो सकता है। अर्थ क्या है, भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो एकाएक पूरा का पूरा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान इतना भी लचीला नहीं है कि पूरे संविधान में संशोधन हो जाए और इतना भी कठोर नहीं है कि संविधान संशोधन न हो जाए, तो दोनों का समन्वय है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और पंथ निरपेक्ष राज्य, यह भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य, एकल नागरिकता, यह भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताओं में मौलिक अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। यदि भारत के संविधान की तुलना ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से की जाए तो ब्रिटेन का संविधान में संसदीय संप्रभुता है, अर्थात संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारतीय संविधान में भारत का संविधान सर्वोच्च है और भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। अर्थ ये है ना तो न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका और जो संसद है, पार्लियामेंट है, ये दोनों के दोनों का समन्वय यहाँ पे कहीं ना कहीं है। सर्वोच्चता संप्रभुता के स्तर पे दोनों का समन्वय हुआ। तो विशेषता क्या हुई, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान, यह भी इसकी भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के विशिष्ट प्रावधान, मूल कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, यह भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का अर्थ क्या है, जैसे निर्वाचन आयोग, बहुत सारे स्वतंत्र निकायों के प्रावधान भारतीय संविधान में है। आपात उपवन, आपातकालीन उपवन, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस जो है, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज स्थानीय निकाय से संबंधित जो संस्थाओं के जो अनुच्छेद है वह भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अर्थात राज्य के कल्याण के लिए मतलब राज्य के जो होगा कल्याण के स्वरूप में कार्य करेगा, जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ये भी विशेषता किसकी है, भारतीय संविधान की विशेषता है। यहाँ पे जितने भी विशेषताओं में जो भी टर्म्स थी जिनको समझना आवश्यक है वो लेक्चर 1 में अवेलेबल आपको मिलेंगे, आप वहाँ से उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं
कुछ प्रमुख शब्दावली है जिनको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है ताकि आगे की चीज़ें यहाँ पे समझ में आ सके। तो दो प्रमुख शब्दावली है, इन्हें डिस्कस करते हैं। संघात्मक प्रणाली या संघ, या जिसे फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ है? संघात्मक प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व होता है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अस्तित्व में होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के पास शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ होती है, राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होती है, दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। उदाहरण के रूप में समझे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है संघात्मक प्रणाली का, संघ का, फेडरेशन का उदाहरण है। चलिए इसके बाद में डिस्कस करते हैं एकात्मक प्रणाली या एकात्मक राज्य, या जिसे यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। एकात्मक राज्य क्या है? एकात्मक राज्य यूनियन में सामान्यतः केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व नहीं होता है। इसमें संपूर्ण देश एक क्षेत्र के रूप में होता है जिसे केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व न हो, केवल केंद्र का अस्तित्व हो, संपूर्ण देश को एक क्षेत्र के रूप में जाना जाए और केंद्र का ही रूप हो, ऐसी प्रणाली को कहते हैं एकात्मक राज्य या यूनियन। इससे जुड़े हुए और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देश का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र यदि बड़ा है तो राज्यों का निर्माण करने तथा राज्यों की शक्ति का निर्धारण संबंधित शक्ति केंद्र के पास होती है। यदि यूनियन के अंतर्गत देश का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होगा तो राज्यों का निर्माण करना है, और राज्यों का निर्माण यदि करना है तो राज्यों को कौन सी शक्ति देनी है, इससे संबंधित सभी शक्तियाँ जो होगी केंद्र के पास होगी। इसका उदाहरण है ब्रिटेन, यूके। और इसके बाद में संविधान, भारतीय संविधान में संघात्मक, फेडरल एवं एकात्मक, यूनियन दोनों प्रकार के गुण शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में संघात्मक गुण भी है और एकात्मक गुण भी है, और दोनों का समन्वय से भारतीय संविधान की विशेषताएं पूर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संविधान की संघात्मक, फेडरल विशेषता, संघात्मक विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में कौन कौन सी संघात्मक विशेषताएं हैं? सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता एवं लिखित संविधान, शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं के अंतर्गत शामिल हैं। इसके बाद संघात्मक विशेषताओं में नेक्स्ट है संविधान संशोधन का कठोर या अनम्य होना, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, द्विसदनीय विधायिका, यह तीनों विशेषताएं भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान के एकात्मक या यूनियन विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से एकात्मक तत्व है, एकात्मक विशेषताओं वाले कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इन्हें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एकल नागरिकता, भारत के संविधान के अंतर्गत एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल संविधान, मतलब राज्यों का और संघ का दोनों का एक ही संविधान, भारतीय संविधान में एक ही संविधान है, दोनों में ही राज्यों के और केंद्र से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किए हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान क्या है? एकल संविधान है। तो यह जो विशेषता हुई ये एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल है। इसके बाद में भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में बात करते हैं राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 249। देखिए आर्टिकल 249 के अनुरूप क्या है, यदि कोई विषय जो राष्ट्रहित से संबंधित विषय हो उसमें, और वह विषय यदि राज्य सूची से भी संबंधित हो, तो राज्य सूची का कोई विषय जो राष्ट्रहित से कनेक्ट करता है, राष्ट्रहित से संबंधित हो जाता है, उस परिस्थिति में विधि संसद के पास राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यह जो तत्व है या जो विशेषता है यह एकात्मकता की ओर मतलब यहाँ पे एकात्मक विशेषता हो जाती है, और एकात्मक गुण के अंतर्गत आर्टिकल 249 को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, चूंकि अनुच्छेद 155 जो है आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से एकात्मक विशेषता हो जाती है।
इसके बाद में राज्यपाल का राष्ट्रपति के समक्ष बिल विधेयक को आरक्षित करना, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या चीजें हैं। राज्यपाल सामान्य रूप से होता यह है कि बिल जब विधानमंडल से, मतलब यदि दो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो दोनों से पारित होगा, राज्यपाल के पास आएंगे और राज्यपाल के पास जब बिल आएगा तो राज्यपाल उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। किंतु राज्यपाल के पास एक और अवसर होता है, वह क्या होता है कि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के समक्ष भी भेज सकता है और बिल को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित करवा सकता है। यदि ऐसा कोई बिल है जिसमें केंद्र से संबंधित चीज़ें होती है, फंडामेंटल केंद्र से संबंधित कोई विषय जुड़ा हो, तो ऐसे विषय के ऊपर राज्यपाल के द्वारा बिल को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रावधान है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यह भी एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ पे शामिल हो जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में अगली विशेषताओं की चर्चा करता है। नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में आर्टिकल 1 to 4 में यह प्रावधान बताया गया है। यहाँ पे समझना यह है कि भारतीय संसद राज्यों के निर्माण के मामले में एक स्तर पर संप्रभु है, अर्थात भारत की संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। निर्माण करने के स्तर पर नए राज्यों का जो निर्माण करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, राज्य का नाम बदलना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, इस प्रकार की सभी शक्तियाँ जो है संसद के पास है। किसी भी विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास या विधानसभा के पास में इस प्रकार की शक्तियाँ नहीं है। तो यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इस प्रकार से यह विशेषता के हो जाती है एकात्मक विशेषता। इसके बाद है आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में यह आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध में राज्यों की जो शक्तियाँ है वो केंद्र के पास में आ जाती है और केंद्र राज्यों की शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार से यह भी गुण जो है भारतीय संविधान का, आपातकालीन उपबंध का जो विशेषता है, यह एकात्मक विशेषताओं में शामिल हो जाता है। इसके बाद में भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में और क्या शामिल है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में राज्यसभा की संरचना, क्योंकि राज्यसभा की संरचना इस प्रकार से है कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है तथा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या नामांकन भी किया जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा की संरचना भी एकात्मक विशेषताओं में शामिल होती है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, इस प्रकार से केंद्र की शक्तियाँ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और यह अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह गुण भी भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं में शामिल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक राज्य दोनों की विशेषताएं शामिल है, किंतु संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है। यह किस प्रकार से, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अर्थात यूनियन होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है यूनियन होगा। इसका अर्थ है कि जो भारत का संविधान होगा वो उसका प्रकृति किस प्रकार की होगी, उसकी प्रकृति होगी यूनियन की, राज्यों के संघ के रूप में। तो यहाँ पे यही चीज़ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भारतीय संविधान में अभी हमने देखे डिस्कस किया कि संघात्मक विशेषताएं भी बहुत सारी शामिल है। तो फेडरल वाली जो एलिमेंट्स है, संघात्मक विशेषता है, उनके होते हुए भी भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत राज्य की प्रकृति वह एकात्मक राज्य की है, यूनियन की है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को प्रश्नों को देखते हैं और यह प्रश्न कौन कौन से हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए तत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एफर्ट्स टू राइज चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये इसके मॉडल आंसर्स अवेलेबल होंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अति लघुत्तरी प्रश्नों का ही क्रम है। इसमें तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान
में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? उसका मॉडल आंसर्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न 5 मार्कर क्वेश्चन 50 शब्दों में लिखना है। 5 से 6 पंक्ति में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख एकात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एकात्मक विशेषताओं को पूछा है। दूसरा प्रश्न है संघात्मक प्रणाली फेडरेशन को समझाइए। इसके आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मॉडल आंसर सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मॉडल आंसर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर पाए, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि मेंस के लेक्चर की मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स मेंस में कवर करने होते हैं। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों में ही अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए तत्वों का वर्णन कीजिए। यह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह सेगमेंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित। 11 मार्कर क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन है भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है, व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा व्यापक संविधान है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके मॉडल आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मॉडल आंसर्स को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मॉडल आंसर्स को वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और मॉडल आंसर को कलेक्ट करने के बाद आप अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम के थ्रू आपकी इम्प्रूवमेंट भी होते रहेगी। चूँकि मेंस में आंसर राइटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आंसर राइटिंग ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल से आप मॉडल आंसर्स से अपना इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने तक पहुंच पाए। और इसी के साथ मेंस के सभी लेक्चर्स चैनल पे कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को भी देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।